नमस्कार सभी को। अह, दोस्तों, कल मैंने राहु के बारे में एक पोस्ट डाली थी, तो एक सवाल आया है कि राहु सूर्य के साथ हो और पंचम में हो तो जो है कैसा रहेगा। और फिर किसी ने कमेंट किया कि कहते हैं कि राहु और न ये राहु केतु उपाचाय भावों में अच्छे होते हैं। तो अगर वो त्रिकोण में होंगे तो उनमें से एक उपाचाय तो हो ही जाएगा। अगर 5 में राहु है तो 11 में केतु होगा। अगर 5 में केतु है तो 11 में राहु होगा। तो राहु के बारे में जो शास्त्र है वो क्या कहते हैं। कहते हैं कि जहां राहु जहां बैठे, पहले तो जहां बैठे और जिसके साथ बैठे उसके अनुसार फल देगा। लेकिन जो उसका अपना कारकत्व है वो भी तो है। तो राहु का कारकत्व भी है, अपना कारकत्व है, लेकिन क्या है कि वो उसको एक तरह से शैडो प्लेनेट माना, यानी छाया ग्रह माना गया। अब छाया ग्रह, तो छाया ग्रह की बात करें तो हम, ये छाया किसकी है? तो छाया ऑब्वियसली अपने इफेक्ट से की क्रिएट करेंगे। क्या राहु अपने कारकत्व सिग्निफिकेशंस को छोड़ देगा? तो पंचम भाव जो है वो हमारी विजडम का है जी, हमारी सोच का है और हमारे ज्ञान का है, जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। हर कोई अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एजुकेशन से, अपनी खोज से कुछ ना कुछ सीखता है। तो वो पंचम भाव वही रिप्रेजेंट करता है। सूर्य अगर फिफ्थ का लॉर्ड है, फिफ्थ में है, तो यहाँ पे एक बात होती है कि भावेश और भाव दोनों का नुकसान हो जाता है। क्योंकि राहु सूर्य के साथ होगा तो भाव में, अब भावेश भाव में बैठा हुआ तो अच्छा होता है, लेकिन भावेश के साथ राहु का होना तो एक, इसको ग्रहण भी है, एक तरह से इक्लिप्स भी है। तो राहु जो है उसके साथ होने से भाव और भावेश, अगर मेष लगन कुंडली है तो दोनों खराब हो जाते हैं। भाव भी खराब हो गया, भावेश भी खराब हो गया। ऐसी स्थिति में अगर बृहस्पति खराब हो जाए, जो उस भाव का कारक है, स्थिर कारक की बात कर, तो कई चीजों की हानि होती है। विजडम, उनमें से एक है प्रोजनी का है, क्योंकि बृहस्पति प्रोजनी का भी कारक है। तो इन सब चीजों की जो है वो हानि होती है। अब क्या है, सूर्य सत्व का, सत्व गुण रिप्रेजेंट करता है, राहु तामस गुण रिप्रेजेंट करता है, और पांचवा मंत्र स्थान भी है। तो अगर हम वैसे कंसिडर करें कि सूर्य जो है फिफ्थ में आ गया है, तो वैसे क्योंकि एक तो इन ये दोनों, इनका जो है पृथक नेचर है, यानी कि सेपरेटिस्ट है, सेपरेट करने का नेचर है इन दोनों भावों का, इन दोनों ग्रहों का, सूर्य और राहु दोनों का। तो फिफ्थ जो है, तो इसका मतलब ये है कि विजडम इज क्लाउडेड, मतलब वो जो उसकी इंसान की समझ जो है उस पे जैसे बुरा छा गया है, बादल छा गया है, उस तरह से हो जाता है, कंफ्यूज्ड है थोड़ा।
लेकिन ये जो फिफ्थ में राहु होता है, ये समझ और बुद्धि का उपयोग करना जानता है। अगर अकेले की बात करें, सूर्य ना हो या वो, तो ये इंट्यूटिव भी है, और इसको साजिश के बारे में पूर्व अनुमान भी होता है। तो ये है कि प्री नॉमिनेशन, इंट्यूशन, ये पार्ट होता है, और मंत्र स्थान में होने से ये इसको और भी विविधता मिलती है, उसको और भी एक्सपेंशन मिलती है। राहु एक्सपेंसिव भी है नेचर में, एक धुएं की तरह एक्सपेंड करता है। अब वो सूर्य के साथ होता है तो क्या रहता है, अब वो समझो कि वो जहां जहां पे राहु का त्रिकोण प्रभाव पड़ेगा, अब सूर्य राहु का तो 11वें भाव पे भी पड़ेगा, केतु वहां पे बैठा हुआ है। एक तो उसमें अल्प संतान के योग बनेंगे, अगर पहली बात तो अल्प संतान के योग बनेंगे, क्योंकि राहु केतु के एक्सेस में 5 भी आ गया, 11 भी आ गया। तो ये मतलब दोनों तरफ से 5 जो होता है वो नेटिव का प्रोजनी रिलेटेड है, और 11 उसके स्पाउस का प्रोजनी रिलेटेड है। तो इसमें हम ये समझें कि राहु केतु के एक्सेस में सूर्य है, और वो फिफ्थ लॉर्ड भी है। तो अगर एरीस मतलब मेष हॉरोस्कोप में, तो उसमें अल्प, अगर मेष में ना भी हो तो भी अल्प संतान के योग बनते हैं, क्योंकि दो पृथक ग्रह फिफ्थ में भाव का नुकसान तो करते हैं। और कहीं अगर बृहस्पति भी, जो कि उसका कारक है, वो पाप प्रभाव में हो, या गलत प्लेसमेंट में और पाप प्रभाव दोनों में हो, तो ऐसे में डिनायल भी हो सकता है, प्रोजनी का मतलब बच्चा ना होने के चांसेस भी रहेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान भी रखना है। अब ये होता है कि देखिए सतव तो है, लेकिन राहु जो है वो क्या है, वो नॉन कन्फर्मिस्ट है, वो कन्फर्मिस्ट एटीट्यूड से नहीं, वो अपनी अपनी समझ का इस्तेमाल तो मतलब अपनी अपनी प्री नॉमिनेशन इंट्यूशन तो है उसमें। और ये दिस इज ये एक पावर है। और कुछ लोग राहु को जो है लस्ट के साथ एसोसिएट कर देते हैं। लस्ट यानी कि डिजायर, सेक्सुअल लस्ट के साथ कर देते हैं। देखो डिजायर की बात अलग है, अब डिजायर जो है, लेकिन क्या है कि वो जो एक स्टोरी है वो समुंदर मंथन की, उसमें तो राहु का करेक्टर अलग ही नजर आता है। उसमें एक एक ऐसा जो है दैत्य, और क्योंकि दैत्यों में थे, एक ऐसा असुर जो किसी तरह के मोहनी अवतार के प्रभाव में नहीं है, जिसमें बाकी सब है। और दूसरा फिर सूर्य और चंद्र के मध्य बैठना, तो वो ये भी है कि बात अपने अपने उसने अपना मकसद में कामयाबी प्राप्त की, लेकिन साथ साथ वो ये भी शो करना चाहता है कि मैंने मकसद में कामयाबी, वो स्टेल्थ की बात जो है ना, लोग कहते हैं कि स्टेल्थ और ये सब चीजें, और वो मतलब घुस गया है। अब घुस गया तो एक ऐसी जगह बैठा है जो रोशनी में, ल्यूमिनरीज के बीच में, और वहां बैठने का मतलब है कि रोशनी में अंधेरा जो है वो गायब हो जाता है। तो अंधेरा या जो भी है वो रोशनी में डिस्कवरी है, तो इट सब करने के बाद इट वांटेड टू बी डिस्कवर्ड आल्सो। तो वो
उसमें भी आना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में वो एक तरह से सेक्रीफाइसल मोड में आ जाता है। तो वो जब वो लाइट में आया, ऑब्वियसली जो है वो डिस्कवर हो गया, सूर्य और चंद्र ने ये बता दिया कि ये जो है असुर बैठ गया है। और ये असुरों का सेनापति भी बताया जाता है, मतलब असुर सेनापति राहु को ये माना गया है। तो उस वजह से उसके धड़ के दो टुकड़े हुए। तो ये आपस में हमेशा 180 डिग्री रहते हैं। तो हमें ये भी तो देखना है कि उसका दूसरा भाग कहाँ पे है। शरीर, अब शरीर ही एक ही था तो उसके दो भाग हो गए हैं, तो ये भी तो देखना दूसरा क्या। तो यहाँ बात होती है उपाचय की। तो उपाचय अगर वो त्रिकोण में है तो दूसरा तो उपाचय में होगा ही होगा, इसमें कोई संशय तो है ही नहीं, विदाउट डाउट है, एक तो होगा ना। अगर कोई कह रहा है कि ये उपाचय में अच्छे हैं, तो उपाचय में ऑब्वियसली एक तो जा ही रहा है दोनों में से। एक्सेस है ना ये, तो एक तरह से उसी की बात होगी। तो सूर्य के साथ जो है, क्योंकि सूर्य को अपनी छाया में ले लेता है। अब सूर्य ईगो है, वो सब चीजें हैं, गवर्नमेंट है, अथॉरिटीज हैं। प्रथम अथॉरिटीज तो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। तो ऐसे में कई सारी चीजें उभर के सामने आएंगी। पहला तो हो सकता है कि जो है आपका थोड़ा एंटी अथॉरिटी एटीट्यूड हो अपने अपन, क्योंकि सूर्य फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फादर की ना सपोर्ट कम हो, या फादर के साथ जो है आपके डिफरेंसेस हों, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हों, या उससे भी ज्यादा हों कि आपकी बनती ना बने नहीं, या उनकी सपोर्ट ही ना हो। तो ये सब हो सकता है। तो ये सब विचार तो उसी से करना पड़ेगा ना। ठीक है, विचार तो आपको, क्योंकि सूर्य सूर्य के कर्तव्य से भी करना पड़ेगा। अब अथॉरिटीज में गवर्नमेंट वगैरह सब, ये सूर्य उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और हर तरह की अथॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक तरह से ये कोई बहुत अच्छा तो नहीं है सूर्य का बैठना। और उस भाव का नुकसान भी होता है जहाँ का भावेश है। तो ये मेष लग्न में तो होगा, बाकी लग्नों में अलग अलग स्थिति बनेगी। ठीक है। और अगर 2 नंबर लगन है, यानी कि टॉरस है, तो वहां पे जो है ये फोर्थ के लॉर्ड है सूर्य, केंद्र केंद्र का लॉर्ड हो जाएगा। अब केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण के साथ, त्रिकोण त्रिकोण में बैठा राहु के साथ, तो एक तरह से वो स्थिति अच्छी है। क्योंकि ये तो टेक्स्ट में बताया गया है कि अगर केंद्र त्रिकोण, केंद्र का लॉर्ड के साथ हो, त्रिकोण के लॉर्ड के साथ राहु, और उसकी प्लेसमेंट केंद्र या त्रिकोण में हो, तो वो योगा कारक फल देता है। तो ये एक तरह से ये, क्योंकि वो उस भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब राहु त्रिकोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें बैठे, किसके साथ बैठा, त्रिकोण लॉर्ड के साथ बैठा है। हालांकि भाव का फिर भी नुकसान होगा थोड़ा, क्योंकि दोनों पृथक ग्रह हैं, उसकी सिग्निफिकेशंस का कुछ लॉस तो होगा, जैसे मैंने पहले बात बताया। तो इसी को जारी रखेंगे, ये ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी राय दें। धन्यवाद।